सोचिए, एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के इतने बड़े बड़े शहर वो धीरे धीरे गुमनामी में जा रहे थे, और ठीक उसी वक्त भारत की जमीन पर एक नई आवाज, एक नई गूंज सुनाई देने लगी थी। ये आवाज थी वेदों के मंत्रों की, यज्ञ में जलती हुई अग्नि की, और एक बिल्कुल नए समाज की जो धीरे धीरे शक्ल ले रहा था। ये एक ऐसा जमाना था जहां इतिहास पत्थर पर या कागज पर नहीं लिखा जाता था। नहीं, वो लिखा जाता था शब्दों में और सहेजा जाता था यादों में। ज्ञान गुरु से शिष्य तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ जुबानी तौर पर पहुंचता था। तो चलिए आज हम इसी अनोखे दौर की कहानी में उतरते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहला है ऋग्वैदिक काल यानी कि शुरुआती दौर, और फिर आता है उत्तर वैदिक काल जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया, बड़े जबरदस्त बदलाव हुए। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि जब हम कहते हैं वैदिक काल, तो इसका आखिर मतलब क्या है? ये है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये भारतीय इतिहास का वो दौर था जब वेदों की रचना हुई। वेद जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और फाउंडेशनल ग्रंथ माने जाते हैं, तो उन्हीं वेदों के नाम पर इस पूरे युग का नाम पड़ गया वैदिक काल। सिंपल। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, ऋग्वैदिक काल। ये एक ऐसा वक्त था, समझिए, जब जिंदगी बहुत सीधी सादी थी और समाज के नियम कायदे भी बहुत ज्यादा सख्त नहीं थे, काफी लचीले थे। तो सवाल ये है कि उस दौर का समाज था कैसा? ये कबीलों में बटा हुआ था जिन्हें जन कहा जाता था। परिवार ही समाज की सबसे अहम इकाई थी, और हाँ, बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान था। लेकिन जो सबसे कमाल की बात थी वो थी महिलाओं की स्थिति। उन्हें समाज में बहुत इज्जत दी जाती थी। सोचिए, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार था, और तो और वो सभा जैसी राजनीतिक बैठकों में हिस्सा लेकर अपनी बात भी रख सकती थीं। ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, अब जरा राजनीति की बात करते हैं। जो कबीले का मुखिया होता था उसे कहते थे राजन, पर ये राजन आज के जमाने के राजाओं जैसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी का मालिक हो, नहीं। उसका सबसे बड़ा काम था अपने कबीले की, अपने लोगों की हिफाजत करना, और उसकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए सभा और समिति जैसी काउंसिल्स थीं। मतलब ये पक्का किया जाता था कि सारी पावर किसी एक ही आदमी के पास जमा न हो जाए। और उस जमाने की इकोनॉमी कैसी थी? मतलब लोग कमाते खाते कैसे थे? तो देखिए, सब कुछ पशुपालन पर टिका था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? उस वक्त किसी की अमीरी जमीन जायदाद या सोने चांदी से नहीं, बल्कि इस बात से नापी जाती थी कि उसके पास गायें कितनी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें, वो उतना ही अमीर। खेती होती थी पर बहुत कम, बस गुजारा चलाने लायक। अब अगर धर्म की बात करें तो लोग कुदरत की ताकतों की पूजा करते थे, जैसे इंद्र देवता, बारिश और युद्ध के देवता, या फिर अग्नि, जिन्हें देवताओं और इंसानों के बीच का मैसेंजर माना जाता था। और हाँ, एक बात पर गौर कीजिएगा, इस दौर में न तो कोई मंदिर थे और न ही मूर्ति पूजा होती थी। ये सब बाद में आया। और अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में कदम रख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल। और यकीन मानिए, यहीं से सब कुछ बदलना शुरू होता है। समाज, सियासत, रहन सहन, सब कुछ। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसकी एक बड़ी वजह थी लोहा। जी, लोहे की खोज ने सब कुछ बदल दिया। लोहे के औजारों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना मुमकिन हो गया, और जब जंगल साफ हुए तो बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ, और इसी एक्स्ट्रा अनाज यानी सरप्लस ने बड़े बड़े राज्यों, शहरों और व्यापार के लिए दरवाजे खोल दिए। तो चलिए अब उस तुलना को पूरा करते हैं जो हमने शुरू की थी। याद है ऋग्वैदिक समाज कितना लचीला था? अब उत्तर वैदिक काल में एक बहुत सख्त वर्ण व्यवस्था आ गई। समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो सबसे दुख की बात हुई वो ये कि महिलाओं की हालत बहुत खराब हो गई। उनके अधिकार कम हो गए, और बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी यहीं से शुरू हुई। पॉलिटिक्स में भी जमीन आसमान का फर्क आ गया। वो जो कबीले का रक्षक राजन था ना, अब वो एक बहुत ताकतवर राजा बन चुका था। अब ये माना जाने लगा कि उसे राज करने का हक सीधे देवताओं से मिला है। वो अश्वमेध जैसे बड़े बड़े यज्ञ करवाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था। और वो जो सभा और समिति थी, उनका असर अब लगभग खत्म हो चुका। और इकोनॉमी का क्या हुआ?
अब जोर पशुपालन से हटकर पूरी तरह खेती पर आ गया। अब अमीरी का पैमाना गाय नहीं बल्कि जमीन थी। पहली बार प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट सामने आया और जैसा हमने कहा, खेती से जो सरप्लस अनाज मिल रहा था उसने व्यापार को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन रुकिए, इस दौर में सिर्फ समाज और सियासत ही नहीं बदल रहे थे। नहीं, विचारों की दुनिया में, फिलॉसफी की दुनिया में भी एक बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी। देखिए, जो वैदिक लिटरेचर है ना, वो सिर्फ मंत्रों की एक किताब नहीं है। इसकी 4 परतें हैं, 4 लेयर्स। पहली है संहिता, जिसमें सारे भजन और मंत्र हैं। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो यज्ञ और रस्मों के बारे में बताते हैं। तीसरी परत है आरण्यक, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहते हैं। और सबसे आखिर में, सबसे ऊपर आते हैं उपनिषद, जो कि वैदिक सोच का निचोड़ हैं, उसकी चोटी। उपनिषदों ने तो जैसे पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने फोकस को बाहरी रस्मों, रिवाजों और यज्ञों से हटाकर अंदर की दुनिया पर ला दिया। सवाल अब ये नहीं थे कि यज्ञ कैसे करें, सवाल थे आत्मा क्या है, ये परम सत्य यानी ब्रह्म क्या है, जिंदगी और मौत का राज क्या है। इन गहरे, बहुत गहरे सवालों के जवाब उपनिषदों में तलाशे गए। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है? क्यों बात कर रहे हैं हम इस हजारों साल पुराने इतिहास की? ये आज हमारे लिए रेलेवेंट कैसे है? सच तो ये है कि वैदिक काल ने ही उस भारत की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। हमारे समाज का जो पारंपरिक ढांचा है वो यहीं से आया। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की जो दार्शनिक जड़ें हैं वो इसी दौर में हैं। आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, ये सारे शब्द और विचार जो आज भी हमारी सोच का हिस्सा हैं, वो इसी युग की देन है। तो ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, ये एक जीती जागती विरासत है। ये आज भी जिंदा है, हमारी भाषा में, हमारी परंपराओं में, हमारे सोचने के तरीके में। तो अगली बार जब भी कोई पारंपरिक अनुष्ठान देखें या आत्मा जैसा कोई शब्द सुने, तो एक पल के लिए रुकिएगा और याद कीजिएगा कि आप कोई मामूली चीज नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक गूंज सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये 3000 साल पुरानी गूंज आज हमें कैसे बनाती है, कैसे हमें आकार देती है। सोचिएगा जरूर।